दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2019 के जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का आंसर्स जानने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि व्यापम ने इनमें से कौन सा आंसर लिया हुआ है। तो इससे पहले की वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने हर एक जो पार्ट्स है ना उन पार्ट्स को अलग अलग चीज़ों में हमने एनालिसिस किया कि इसका आंसर क्या है, विथ प्रूफ, विथ रीज़न। तो आज हम जानेंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है और व्यापम ने उनके आंसर्स क्या लिए हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसे हम फटाफट तरीके से इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस है ना, ओइंग टू इल लक ही मेट विथ अ बैड एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें ना सिंपल सेंटेंस से क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप वीडियो के एक बार पॉज करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या है। और यही चीजें आप हर क्वेश्चन में करते जाइए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस अलग अलग पार्ट्स में कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूँ। और कुछ कुछ में ऐसा होगा कि हमने जो एनालिसिस किया है और जो व्यापम का आंसर है वो थोड़ा सा एकदम अलग भी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है। इसमें क्यों है, क्योंकि आप डायरेक्ट देखेंगे एंड लगा है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, तो वहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीन्स कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है ना। तो एक और ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं, ये होता है फैन बॉयज करके, जो मैंने बताया ना नाम, वो इसी में छिपा हुआ है। एफ मीन्स फॉर, एंड, नॉर, बट, ये और, येट, सो। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, अलाज दैट यूथ शुड पास अवे। यहाँ पे क्या करना है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है और एक्सक्लेमेटरी से, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक है, इसको क्या करना है, एसेरेटिव, एसेरेटिव मतलब स्वीकारात्मक में चेंज करना है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका है ऑप्शन बी, इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। तो इसमें से सही की बात करें तो ये वाला सही है, और द हैमर एंड द, सॉरी ये वाला गलत है, फर्स्ट सही है, द हैमर एंड सीकल इज करके फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस, ये रॉन्ग है। और ये वाला ब्रेड एंड बटर इज द मेन कंसर्न ऑफ द कॉमन मैन, और ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात हो रही तो दोनों को अलग अलग ले रहे हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। यहाँ पे क्या करना, अंडरलाइन जो क्लॉज है ना वो किस टाइप का क्लॉज है ये बताना है। तो किस टाइप का क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसका डिटेल एनालिसिस वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज। ओके। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट में दिया है और इसका इनडायरेक्ट क्या होगा ये हमें बताना है। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा ये होगा ये वाला, ही सेज ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एसेरेटिव, यानी क्वेश्चन वाला है, इसको एसेरेटिव में यानी स्वीकारात्मक में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई एम राइटिंग लेटर्स। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस का क्या करना है, इसका हमें ना परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस 10 o'clock दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अ मैन्स मॉडेस्टी इज नॉट इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस। यानी कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है ना, अ मैन्स मॉडेस्टी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस, सॉरी यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं होगा,
यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज द लेस मोडेस्ट ही इज। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अ मैन्स मोडेस्टी इज नॉट इन द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस, तो यहाँ पे ये सिंपल में है तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन बी ही सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो वॉज लिखा है ना, अंडरलाइन वर्ड वॉज, इसमें से कौन सा जो नॉर्मली एलिप्स हो सकता है, यानी कौन सा विलोपित कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे किसको विलोपित कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ना फर्स्ट को विलोपित कर सकते हैं, क्योंकि मैरी वॉज ट्रैम्बलिंग एनजी फॉर्म और ये क्लचिंग दोनों सेम सेम वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म। तो यहाँ पे ना सिर्फ एक ही वर्ब लिखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि इस वाले में दोनों को लिखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों वर्ब अलग है। ये टेरिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्लचिंग ये वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म। तो ओनली वन, ये इसको हम विलोपित कर सकते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया है ना ये वाला, इसमें क्या करना है, नाउन क्लॉज इज, नाउन क्लॉज क्या है बोला जा रहा है, तो नाउन क्लॉज कौन सा है, तो ये हो जाएगा ये वाला, दैट यू शुड से सो। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आप क्या करिए, हर एक जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, क्वेश्चन को आप पॉज करिए, पॉज करके आप जो है अपना टेस्ट लीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो सेंटेंस लिखा है ना, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म क्या होगा ये हमें बताना है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो इसमें ना हमने जो आंसर लिया वो उसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स है, जो ऑथेंटिक बुक्स है उसके अकॉर्डिंग ये वाला सही होगा, आई रिमेंबर दे वर टेकिंग मी टू द जू करके। लेकिन व्यापम ने कौन सा आंसर लिया है, तो ये व्यापम का जो आंसर है वो ये सी वाला लिया है, तो ये हो जाएगा आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है डी ज्यादा एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट देखिए, इट इज प्रोक्लेम्ड, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, अब इसे सिंपल सेंटेंस में जो है क्या करना है, चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑल मेन फाउंड विद आर्म्स विल बी शॉट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में जिसमें एक क्लॉज हो, और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और उससे रिलेटेड डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, मिनिमम वन, ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, यानी ये कंपाउंड में है और लिखा है ना फैन बॉज में और, तो इसको हमें सिंपल में क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ये फिर से कॉम्प्लेक्स में है, इसे हम क्या करेंगे कंपाउंड में। तो कंपाउंड में वही आप याद रखिए, फैन बॉयज, तो फैन बॉयज को याद रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच है इन सेंटेंसेज में। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे है, आप इसे रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेटाफर है। मेटाफर में जिसमें हम ना सीधा कंपैरिजन करते हैं बट एज ए लाइक का यूज नहीं करते, ओके। नेक्स्ट देखिए, चूज द सेंटेंस दैट इनकरेक्टली यूजेस, यहाँ पे द मेन क्लॉज इन द कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में इनकरेक्टली यूज हुआ है मेन क्लॉज, तो कौन सा यूज हुआ है, तो इसमें से यूज हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड हैव बीन ईटन लेस ब्रेड। तो ये इनकरेक्टली यूज हुआ है, तो यही हमें बताना था, बाकी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट अ सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, इंसर्ट अ सूटेबल आर्टिकल, यहाँ पे सूटेबल आर्टिकल लगाना है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द फ्रेंच लिव इन फ्रांस एंड द पोर्तुगीज इन पुर्तगाल करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस की बात करें, देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन देते ना तो सही रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस की बात हो रही है, अगर सेंटेंस को हम देखें तो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ही इज टॉलर देन मी, ये वाला इनकरेक्ट है, ही इज टॉलर देन आई, ये करेक्ट है, दिस बुक्स आर फॉर यू एंड आई, ये इनकरेक्ट है, और ये वाला करेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सब्जेक्टिव केस है ना उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। तो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट ऑप्शन अगर बोलते ना तो ये वाला सही हो जाता। यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड और फोर्थ जो है ना क्या है, करेक्ट है ना। तो इसी को हमने क्या किया है, आंसर लगाया, टिक लगाया है कि यही हमारा आंसर है करके। लेकिन जो व्यापम ने लिया है वो जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट वाला खोजना है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन में ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है लास्ट में, तो ये ऑप्शन ही वाला आ जाएगा। तो ये आप समझ गए ना कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, यू ऑट टू पुट इन सेंट्रल हीटिंग, यहाँ पे क्या करना है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू अबव रिमार्क, इसका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, यस आई सपोज आई शुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू इज अ वंडरफुल बुक बाय रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस से क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, स्वीकारात्मक सेंटेंस से विस्मयादि बोधक में। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्हाट अ वंडरफुल बुक ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू ऑफ रस्किन बॉन्ड इज। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे पिक आउट करना है कौन सा, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो ये है स्टूड। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिखा है ये सेंटेंस है, इसमें से हमें बताना है कि अंडरलाइन वर्ड्स में से कौन सा पोर्शन को हम एलिप्स कर सकते हैं। तो ये कौन सा जो है एलिप्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली फर्स्ट हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैच कैट्स एंड डॉग्स कैच माइस करके, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, प्रीपोजिशन इंसर्ट करना है और सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना है यहाँ पे, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, द लायन वॉज वुंडेड बट नॉट किल्ड, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ट्रांसफॉर्मेशन सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, कंपाउंड में दिया है उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो ये दोनों ही जो है क्या है, सही है। तो 24 का आपका आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यूज करके क्या करना है, इसको फिल करना है। अ मॉडेस्ट पर्सन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट, ऑफ आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, जो कि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन व्यापम ने ना दोनों को लिया है, इधर ए और बी करके दिया है, ये वाला लिया है, यानी कि इसको भी सही बोला गया। लेकिन एप्रोप्रिएट अगर हम बोले ज्यादा एप्रोप्रिएट की बात करें तो ये ऑफ ही है जो एकदम ज्यादा एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को, इफ यू आर सीरियसली इल यू विल हैव टू गो टू ब्लैंक हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें यूज हो सकती है, यहाँ पे द लगा भी सकते हैं और आर्टिकल नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होता है। तो ये वाला ना सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि देखिए अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग द जो है ना वो सही भी हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी हम विशेष पर्पज से जाते हैं तो वहाँ पे द लगाते हैं, और अगर हम जनरली जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो व्यापम ने लिया है नो आर्टिकल। ओके, तो ये व्यापम का ये आंसर है। 25 सॉरी यहाँ पे 26 है, तो व्यापम ने ये वाला आंसर लिया है, बट यहाँ पे दोनों कंडीशन में अलग अलग दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई फादर प्लांट, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना कौन सा पोर्शन एलिप्स हो सकता है ये हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, माई फादर प्लांट एंड माई ब्रदर बिल्ट ऑल दिस हाउसेस, यानी कि ओनली फर्स्ट, यानी कि आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें बताना है कि कौन सा जो रिजेक्टेड कंडीशन में है, कौन सा है जो इसे रिजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स एक्सप्रेस द अबव सेंटेंस इन रिजेक्टेड कंडीशन। ये जो अबव सेंटेंस है ना, इसको कौन सा सेंटेंस है जो रिजेक्टेड कंडीशन में एक्सप्रेस करता है,
तो कौन सा है भाई? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ओके, सो 28 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, द सब्जेक्ट ऑफ नॉन फाइनाइट क्लॉज इन द अबव सेंटेंस इज। तो इसमें से सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हीज वॉइस, यानी कि ऑप्शन सी, हीज वॉइस, ये सब्जेक्ट है किसका? नॉन फाइनाइट क्लॉज का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो ये है आपका ही इज सीनियर टू मी और ही इज सीनियर टू मी, यही बस सही है, बाकी जो है ना इनकरेक्ट है, कुछ ना कुछ इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन से जो है सेंटेंस है उसमें पंक्चुएशन मार्क करेक्टली यूज हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की हम बात करें तो किसमें अच्छे से यूज हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन ए में, यानी कि ओनली वन इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें तब। लेकिन व्यापम ने क्या किया है, दोनों को सही दिया है, तो ये व्यापम का आंसर है। लेकिन अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें ना, तो यहाँ पे देखिए कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, तो यहाँ पे कॉलन लगाना ना अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फिर भी से यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को यहाँ पे हमें क्या करना है, बताना है। तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4, ये वाला और ये वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ही लेफ्ट अस टू पे द बिल। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को देखें ना, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते हैं। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कौन सा अच्छे से यूज हुआ है, ये बताना है। तो 33 का जो आंसर है ना, वो फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट है, जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पे व्यापम ने इसे लिया है, इस वाले आंसर को, ये वाला। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये ही लेफ्ट अस टू पे द बिल, यहाँ पे अगर कॉमा लगाते हैं ना, तो ये अपने आप में थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये रूल के अकॉर्डिंग, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो परफेक्ट नहीं जम रहा है। ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ा, टू पे द बिल, तो यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इस लाइन में, इन लाइंस में। ठीक है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑन मैट पिया। ऑन मैट पिया मींस जहाँ पे गुंजन वगैरह शो करना होता है, किसी भी जीव वगैरह का, किसी चीज का। ठीक है, ध्वनि और बाकी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताते जा रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ को अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस कर लिया है और उसमें मैंने आपको अच्छे से पूरा बताया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा एनालिसिस हो, आप पूरे अच्छे तरीके से सेंटेंसेस, क्वेश्चंस का आप अच्छे से विश्लेषण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, इसको पैसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ये एक्टिव में है ना, इससे पैसिव में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग रेड आउट बाय द इन्विजिलेटर। तो ये 35 नंबर का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इसे बताना है। इन डायरेक्ट स्पीच, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। तो इसको इनडायरेक्ट में दिया है, इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील। सो 36 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया है ना, इसमें क्या है, द अबव सेंटेंस कंटेंस, इस सेंटेंस में क्या चीजें हैं, क्या है, ये बताना है, किस टाइप का क्लॉज वगैरह है, ये हमें बताना है। तो किस टाइप का क्लॉज है,
तो ये है आपका एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखिए, इन द एक्सप्रेशन आवर फर्स्ट अपार्टमेंट, फर्स्ट इज, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट अपार्टमेंट में जो फर्स्ट है वो किस टाइप का डिटर्मिनर है, तो ये है आपका पोस्ट डिटर्मिनर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये पोस्ट, प्री और मेन डिटर्मिनर या सेंट्रल डिटर्मिनर क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें है आपका करेक्ट सेंटेंस, इफ यू पे द ब्रेड, ये आपका ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, यहाँ पे किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है, तो इसमें ना एरर की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश बेटर, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर अ गुड डिक्शनरी इज नेसेसरी, तो यहाँ पे ना आपको देखेंगे तो ऑप्शन जो नंबर 2 है ना इसमें थोड़ा सा एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, बट अगर जनरली देखें ना तो ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 2 को यानी कि ये बी को लिया है, बट व्यापम ने यहाँ पे टू अंडरस्टैंड को लिया है, यानी ऑप्शन ए को। ठीक है, ऑप्शन ए को उन्होंने लिया है, जबकि ऑप्शन ए में इसमें फर्स्ट में ना इसमें कोई किसी भी तरह का एरर दिख ही नहीं रहा है ना, तो ये व्यापम का आंसर है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है, बट यहाँ पे सेकंड नंबर में आप कॉमा लगाएंगे तो ये जो है निकल जाएगा, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर अ गुड डिक्शनरी इज नेसेसरी, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कॉमा। तो इस तरह से इनकरेक्ट अगर देखें तो सेकंड नंबर वाला जो है ना ये इनकरेक्ट है, लेकिन ए तो करेक्ट है, बट व्यापम ने इसी को ही लिया है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये वोकेबलरी के क्वेश्चंस है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो कहाँ के क्वेश्चन थे, ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे। अब हम इंग्लिश वोकेबलरी के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बताना कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, एप्रोप्रिएट कौन सा जो है होमोनिम आएगा। इट वाज टाइम टू हैंड ओवर द ब्लैंक ऑफ पावर, तो इसमें आ जाएगा रेंस। रेंस का मतलब क्या होता है, बागडोर है ना, और ये जो रेन है ना इसका मतलब होता है शासन करना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एंटोनिम बताना है ग्रीम का, ग्रीम का मतलब क्या होता है, भयानक, तो ये इसका पूरा भयानक हो जाएगा, भयानक, भयावह वगैरह, इसका आ जाएगा बिनाइन मतलब सौम्य। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें मैच करना है, तो बाउट का मैच, और शेल का डंजन, डिशीट का ट्रिक, और अर्नेस्ट का डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, जो इडियम है ना, मुहावरा है, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा टू एक्सप्रेस फील योर इमोशंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, यहाँ पे टंग एंड चीक का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो टंग एंड चीक का जो मीनिंग है ना वो हो जाएगा ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, यानी ऑप्शन सी सही है, लेकिन व्यापम ने इसे क्या कर दिया, विलोपित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रीननेस, बाकी जो है ना वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है, एंड अब्यूजिंग इफ मिस्टेकन somebody makes when they use a word which sounds similar to the word they wanted to use but means something different, अगर हम मतलब न चाहते हुए भी गलती से हम इनकरेक्ट जो है प्रोनाउंसिएट कर देते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मालाप्रोपिज्म, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इज एवरीवन हियर डू वी हैव अ फुल ब्लैंक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका ना जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट मतलब विश या फिर शुभकामनाएं होता है, तो ए आ जाएगा, लेकिन दूसरा, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट ही सही है 48 का, ठीक है यही वाला है, ये हो गया आपका विश या शुभकामनाएं, और ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम नहीं है एक्सेल का, एक्सेल का सिनोनिम कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सैप, ठीक है सैप हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बताना है हमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु लिव्स
देयर कंट्री टू लिव इन अनदर, अन्य जगह में जाने के लिए अगर कोई अपना कंट्री लिव छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एमिग्रेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और बाकी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या होता है, कैसे होता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसमें कौन सा जो सिनोनिम नहीं है अबाइड का, अबाइड का सिनोनिम कौन सा नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस। नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड, गॉड को वर्शिप करने के लिए जब बहुत सारे लोग गैदर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं ना। बाकी चीजों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर्स में। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेलिंग हुआ है, मतलब स्पेलिंग बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो इसमें अगर देखें ना तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रूली, जो बिल्कुल सही है, बाकी जो है ना इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी इसे क्या किया, व्यापम ने इसे विलोपित कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग रूल्स चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड, इसमें भी वही करेक्ट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अल्यूर एंड अल्यूरिंग। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम यानी नकार जो है हमें अपोजिट वर्ड बताना है इंडिजिनस का, इंडिजिनस का एप्रोप्रिएट जो है अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्सोटिक। क्या हो जाएगा, एक्सोटिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यहां पे हमें ब्लैंक को फिल करना है और करेक्ट होमोनिम का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम इज एन ब्लैंक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 56 का आ जाएगा इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है माया या भ्रम, इल्यूजन मतलब संकेत होता है, तो इल्यूजन आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक व्यक्ति जो मैन या फिर बॉय है, कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, पुरुष है, जो लुकिंग बिहेविंग और साउंडिंग में विमेन जैसा काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे ई फेमिनेट बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्लश, फ्लश का एंटोनिम क्या होगा, तो फ्लश का एंटोनिम नहीं है बोल रहे हैं, फ्लश का एंटोनिम नहीं है, तो फ्लश का जो एंटोनिम नहीं है वो कौन सा नहीं, ये तो एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है। ठीक है, और इसका एंटोनिम नहीं है वो, उसमें ना ये दोनों सही, ये एंटोनिम नहीं है, ये भी एंटोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है, सॉरी देखिए यहाँ पे इसमें हमें एंटोनिम नहीं है बोल रहे हैं, तो ये एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है, ये एंटोनिम नहीं है और ये भी एंटोनिम नहीं है, यानी कि दोनों एंटोनिम नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाता ना वो दोनों हो जाता, तो हमने दोनों को टिक लगाया है हमने पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे व्यापम ने जो लिया है ना वो लिया है ऑप्शन डी को, ये व्यापम का आंसर है, लेकिन ये दोनों सही है, जो दोनों एंटोनिम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रूसम, ग्रूसम का मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रूसम मतलब भयानक भयावह होता है, यानी हॉरिबल हो जाएगा, तो 59 का आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग ऑफ द मीडियम वैग द डॉग, वैग द डॉग का करेक्ट क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी, डाइवर्सन अवे फ्रॉम समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है रेन का, रेन का मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबमिट, रेन मतलब शासन करना और सबमिट मतलब क्या हो जाता है, समर्पण करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या करना है, यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम का यूज करके ब्लैंक को फिल करना है, तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा डिस्क्रिट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस डिस्क्रिट का मतलब क्या हो जाएगा, आई वुड
appreciate it if you could be blank about this, we were keeping it, ऐसा करके है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है विचारशील, और ये जो डिस्क्रीट है ये अलग या असंगत होता है, इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे दो सेंटेंसेस है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग रूल्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिगार्डिंग द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पे स्पेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो कौन सा सही है, तो इसमें ना देखा जाए तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही हैं, और बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। लेकिन इसमें ना व्यापम ने कुछ दूसरा आंसर लिया, इसमें सिर्फ फर्स्ट को सही बताया है व्यापम ने इसको, लेकिन अगर देखें ना तो दोनों रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बताना है इस इडियम का। टू ड्राइव समवन ऑन अप द वॉल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा टू इरिटेट समवन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये पैसेज है, पैसेज दिया हुआ है, और पैसेज के अकॉर्डिंग हमें जो है क्या करना है, आंसर्स को बताना है। तो पैसेज को एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर आंसर्स को देखते हैं। तो इसका जो है बोला जा रहा है, बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद फर्टिलाइजर्स वी इंक्रीज व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। किस टाइप का पॉल्यूशन हम जो है इंक्रीज करते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। द पैसेज एम्फेसाइज दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने किस चीज़ को एम्फेसाइज किया है, तो इन्होंने एम्फेसाइज किया है हैज़ क्रिएटेड सीरियस हैजर्ड टू लाइफ। ये वाला आपका ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे आपका व्यापम ने जो आंसर लिया है वो यहाँ ये वाला आंसर लिया है, हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज करके। जबकि हम अगर पैसेज को रीड करते हैं ना तो ये आपका ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन व्यापम ने ऑप्शन सी को लिया है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग करके। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस हैज सिवियर इफेक्ट ऑन ह्यूमन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका हैज ग्रेटर इफेक्ट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आई मस्ट एडमिट दैट माई पेरेंट्स स्टूड बाय मी इन माई टाइम्स ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेस आ जाएगा। तो 69 का आपका आ जाएगा स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माई फादर वॉज टू ब्लैंक टू ओपन द हैवी डोर, इसमें क्या आ जाएगा फीबल आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है, मैंने पहले ही बताया हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम एनालिसिस किए थे, तो है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में ये आ जाएगा, पहले इट इज आएगा, फिर इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ऐसा करके एनी मैन बी सो स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर, उसके बाद ये फोर्थ में ये वाला आएगा। तो इस तरह से आपका ये जो है ना विलोपित है व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन मीनिंग। यहाँ पे कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा स्टाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू एस आर पी। क्या हो जाएगा, क्यों आएगा, फिर एस, फिर आर, उसके बाद फिर पी। तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें ब्लैंक को फिल करना है और ये जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द टू सिस्टर्स लुक सो ब्लैंक दैट इट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, इसमें हमने करेक्ट जो आंसर बताया वो है आइडेंटिकल, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू गूगल। लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे ना व्यापम ने जो लिया है वो लिया अलाइक को लिया है। वैसे तो लगभग लगभग सभी सेम है, लेकिन यहाँ पे
मोस्ट इफेक्टिव वर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्यापम ने अलाइक को लिया है, तो ये डी ऑप्शन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच द वर्ड ग्रारलेट, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रफ एंड ट्विस्टेड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच, यहाँ पे सॉन्टरिंग का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो सॉन्टरिंग का हो जाएगा स्ट्रॉलिंग, इसका मतलब होता है बेकार घूमना, बेकार घूमना ऐसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें जो है ना सेंटेंसेस को क्या करना है, अरेंज करना है। तो सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यू एस आर पी, पहले क्यों आएगा फिर एस फिर आर, उसके सॉरी क्यू एस पी आर, क्यों आएगा फिर एस फिर पी उसके बाद फिर आर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आई रियलाइज दैट, मैंने रियलाइज किया, क्या किया, दैट, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस आर पी क्यू, पहले एस आएगा फिर आर उसके बाद फिर पी उसके बाद फिर क्यू, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है रोहित बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स ब्लैंक विथ हिम, तो इसमें क्या आ जाएगा, अलोंग, अलोंग विथ वर्ड यूज होता है, तो 79 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द वर्ड इंडोलेंट, इंडोलेंट का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, तो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका है पैसेज है। ठीक है, ये आपका पैसेज है, अनसीन पैसेज, और इसी पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो चलिए इन पैसेज को हमने समझा, रीड कर लिए, और हम इस पैसेज का आंसर्स बताते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीम इज, टीम का मतलब क्या हो जाएगा, फिल्ड विथ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, फिल्ड विथ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइंटिस्ट हु स्टडी सॉइल बिलीव दैट, साइंटिस्ट जो सॉइल का अध्ययन करते हैं, भू का अध्ययन करते हैं, वो बिलीव करते हैं, किस चीज पर बिलीव करते हैं, तो ये बिलीव करते हैं नॉट ऑल वर्म्स एंड बैक्टीरिया आर हार्मफुल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द लिविंग थिंग्स दैट डू हार्म, लिविंग थिंग्स जो हार्म करते हैं उसे क्या बोलते, वो उसे जो है वो क्या है, द लिविंग थिंग्स दैट डू हार्म। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉज डिसीज इन द प्लांट्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर्स टुडे कैन आल्सो सेलेक्ट सीड्स, तो 84 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंट टू फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स आर ऑलवेज केयरफुल, फार्मर्स आर ऑलवेज केयरफुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये जो है टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड फंगी दैट अटैक प्लांट्स, यानी 85 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये आपका पैसेज ही है, वही पैसेज है, सेम है। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा लूजन द सॉइल एंड इनेबल एयर एंड वाटर टू एंटायर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउ डेज इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द लॉस कॉज्ड बाय पेस्ट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट सीड्स, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो 87 का आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यील्ड, यील्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो यील्ड का एंटोनिम क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट या इम्पेड, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ह्यूमस इज मेड बाय द, ह्यूमस किसके द्वारा मेड किया जाता है, बनाया जाता है, तो ह्यूमस किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉर्म्स आर लिविंग थिंग्स विच, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा फीड ऑन प्लांट्स एंड रूट्स ऑफ ग्रास, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप ना करते जाइए, हर बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप अपना टेस्ट लीजिए, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिए हैं और आप जो है ना चीज़ों को समझिए और क्या करिए, एनालिसिस करते जाइए। ये अब नेक्स्ट है पोएम है, पोएम से रिलेटेड फिर 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब इन 10 क्वेश्चंस का हम जो है सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है इन द सेकंड स्ट्रेंजर द पोएट आस्क द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से सेकंड स्ट्रेंजर में क्या पूछते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टू पॉज एट द एंडिंग करके, ठीक है, ऑफ द स्मॉल फेल। तो आप पैसेज, आप जो है अनसीन पोएम को आप रीड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच एन एक्सप्रेशन हार्बर मिरर। हार्बर मिरर में किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है? तो हमने देखा था, तो इसमें क्या था, मेटाफर था, ठीक है। तो 92 का ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, द पोएम ऑन दिस आइलैंड इज अबाउट, ये किसके बारे में है? तो ये किसके बारे में है? तो ये है कोस्टल सीन के बारे में, अ कोस्टल सीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सिंगल स्क्रैम्बल शॉकिंग सर्फ और ये मूव मेमोरी, इस ये किस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है, ये हमें बताना है। तो किस टाइप का ये है? तो ये अलिट्रेशन, क्योंकि एक ही व्यंजन साउंड का प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे होता है वहाँ पे अलिट्रेशन होता है, और बाकी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है। ये क्या होता है, मिक्स्ड मेटाफर, सिमिली क्या होता है, साइनोडोची या साइनोडॉक क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेम द वर्स पैटर्न दैट हैज बीन यूज्ड टू गिव ईज एंड फ्लुएंसी टू द पोएम। यहाँ पे बताना है कि इस पोएम में किस टाइप का पैटर्न का फ्लुएंसी यूज है, किस टाइप का जो है पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ये हमें बताना है। तो 95 का क्या हो जाएगा? ये हमने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रॉकी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में मैंने बताया है, इसके बारे में भी बताया, और इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, और अगर आप बात करें, देखिए 95 का यहाँ पे आपको जो है हमने जो टिक लगाया है ना, वो ट्रॉकी को लगाया है। बट देखिए, नेम द वर्स पैटर्न दैट हैज बीन यूज्ड टू गिव ईज एंड फ्लुएंसी टू द पोएम। तो यहाँ पे व्यापम ने जो आंसर लिया है वो लिया है ऑप्शन सी, फ्री वर्स करके, मतलब बिना तुकांत वाले। तो यहाँ पे फ्री वर्स को व्यापम के द्वारा लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें ना, तो दोनों है, ट्रॉकी भी आपको दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि ट्रॉकी क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ठीक है ना। और फ्री वर्स भी है। फ्री वर्स मतलब जहाँ पे आपको कोई दोहा छंद का जो रूल रेगुलेशन वो यूज नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं फ्री वर्स, यानी मुक्त छंद, ठीक है। तो ये व्यापम का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन नॉक ऑफ द टाइड। नॉक ऑफ द टाइड, यहाँ पे किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये हमें बताना है। तो किस टाइप का? तो ये है आपका ऑन मैट पिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड स्टैंजा प्रेजेंट्स अ पर्सपेक्टिव इन विच वी ऑब्टेन। थर्ड स्टैंजा में हम जो है पाते हैं, क्या पाते हैं यहाँ पे, किस टाइप का है? तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे देखिए, द रेपिटेशन ऑफ आई साउंड लीपिंग लाइट, ये वाला है। द सेकेंड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर एंड एस साउंड इन द लास्ट लाइन ऑफ द सेम स्ट्रेंजर स्वेइंग साउंड सी, ये इसके बारे में बताना है कि हेल्प इन क्रिएटिंग हर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द सीन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 98 का फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट सही है और थर्ड सही है,
यानी कि क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डन आस्क्स द स्ट्रेंजर टू लुक एट द सीन ऑफ द आइलैंड प्राइमरली फॉर, इसमें से कौन सा आंसर सही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डन आस्क द स्ट्रेंजर टू लुक एट द सीन ऑफ द आइलैंड प्राइमरली फॉर, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द प्लेजर ऑफ द ऑन लुकर, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्ट्रेंजर प्रेजेंट्स, फर्स्ट स्ट्रेंजर जो है वो प्रेजेंट करता है, किस चीज को प्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट करता है डेवलपमेंट को, किसको प्रेजेंट करता है, ये डेवलपमेंट या विकास को जो है प्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे ना व्यापम ने जो आंसर लिया है वो थोड़ा अलग है, वो है आपका एक्सप्लोजिशन, एक्सप्लोजिशन को यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, तो ये व्यापम का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है आपका मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन मूल्यांकन वाला, तो इसमें पढ़ाते समय शिक्षक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए ये हमें बताना है, तो क्यों पूछने चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्योंकि प्रश्नों की सहायता से पाठ को समझाने में सहयोग प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है आपका बी, पर्यावरण अध्ययन की मूलभूत अवधारणाओं को रट लेना, क्योंकि रट लेना मतलब ये अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है, तो संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन में मुख्य जो अंतर है वो क्या है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बी, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों के प्रदर्शन को क्या करता है, प्रमाणित करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, तो ये जो है ना गतिशील और सतत प्रक्रिया है, क्या है ये, गतिशील और सतत प्रक्रिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निम्नांकित कथन से आपका आशय है, बताइए इससे लैटिन सिखाने से पहले शिक्षक को जान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो जान के बारे में क्या ज्ञान होना चाहिए, तो हमने जो आंसर लिया था वो क्या लिया था, हमने आंसर लिया था कि शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान से देखा जाना चाहिए कि उसमें क्या विभिन्नता है ना, तो एक तरह से ये सही भी है कि उनकी भिन्नता क्या है, उसमें क्या कमी है, क्या उपलब्धि है, ये जानना जरूरी है जॉन के बारे में। दूसरी चीज ये है कि इसमें ना व्यापम ने जो आंसर लिया है वो कौन सा लिया है, तो प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, तो इसमें से दोनों सही है, बट आंसर यहाँ से लिया गया है वी, यानी कि व्यापम ने लिया है ऑप्शन बी को, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, तो विद्यार्थी की सीखने में हो रही कठिनाई में क्या करना है, सुधार करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति मनुष्य की भावनाओं पूर्वाग्रहों विचारों आदि को समग्र रूप से प्रदर्शित करना है, यह कथन किसका है, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ना अगर आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह में तो आपको मिलेगा क्रो एंड क्रो करके, लेकिन इसमें ना व्यापम ने जो आंसर लिया वो बी को लिया है ये वाला, लेकिन ये वाला अगर आप देखेंगे गूगल वगैरह में तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये व्यापम का आंसर है थर्स्टन करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सत्य के 38 सही है, आप इस तथ्य को मानसिक आयु में परिवर्तित करना चाहते हैं, आप क्या अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे, तो क्या अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे, तो ये चाहेंगे आप परीक्षण के लिए मानकों की तालिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियों के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उपयुक्त विकल्प का चयन अगर हम करेंगे तो कौन सा सही है, वैधता है और मानक है, यानी कि पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू वाला जो आंसर है ना वो सही है। बाकी जो ग्राह्यता है या प्रमापीकरण है ये इनकरेक्ट है, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, व्यापम के द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मूल्यांकन एक ब्लैंक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किस टाइप का प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक प्राथमिक कक्षाओं में लिखने के साथ साथ जोर से पढ़ने पर महत्व दिया जाता है, यह सीखने की किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका हमने आंसर बताया था कि ये किस चीज को शो करता है, प्रयास और त्रुटि को। तो ये हमारा जो आंसर है वो था प्रयास एंड त्रुटि का। लेकिन इसमें ना व्यापम ने जो आंसर लिया है वो लिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन का सिद्धांत को शो किया है। ठीक है, तो ये व्यापम का आंसर है। देखा जाए तो दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पे आंसर व्यापम ने ए को लिया है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है, तो ये है कक्षा की अंतः क्रियाओं पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा आपका गणित चयनित विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये कथन गलत है। बाकी जो कथन है ना वो करेक्ट है। ठीक है, तो हमें गलत को बताना था, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के स्वयं आलेख उपकरणों में शामिल नहीं है। बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो हमारा जो आंसर लिया है वो लिया है आत्मकथा करके, लेकिन यहाँ पे व्यापम ने जो आंसर लिया वो लिया है सी को, समाज मिति प्रविधि को, इसको। तो मूल्यांकन के स्वयं आलेख उपकरणों में शामिल नहीं है, तो उसमें प्रश्नावली, वार्ता ये शामिल है। समाज मिति प्रविधि भी अगर आप देखेंगे कई जगहों में तो मिल जाएगा, तो ये व्यापम का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। बताइए, इसमें एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक जो चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो क्या है, वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाना, यानी रुचिकर बनाना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपकी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थी अधिगम बंधित है तो आप क्या करेंगे। बताइए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप ऐसी कंडीशन में अपना अध्यापन धीमा रखते हुए कुशाग्र विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रमापीकृत परीक्षण निर्माण के सोपानों के संदर्भ में उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो उपयुक्त क्रम का चयन करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, पहले में परीक्षण की योजना बनाना है ना, उसके बाद फिर तैयारी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, परीक्षण का अंतिम प्रारूप, फिर उसके बाद मूल्यांकन। सो 1 फिर 2 3 एंड 4। तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, तो आप उन पर क्या करेंगे, उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी किसके द्वारा बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी के द्वारा। किसके द्वारा, स्थानीय जानकारी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने शिक्षा बिना बोझ के को अपना केंद्रीय विषय या थीम रखा है। तो किसने रखा है, तो प्रोफेसर यशपाल कमीशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपने अध्यापन का व्यवसाय क्यों चुना या क्यों अपनाया। बताइए, आपने अध्यापन को अपना व्यवसाय,
अध्यापन का व्यवसाय क्यों अपनाएं? तो क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या है, रुचि है, यानी कि आप इस पे इंटरेस्टेड हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक लीव वागोत्स्की या लेवागोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर विश्वास करता है। वह अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि को प्राथमिकता देगा? किस प्रविधि को प्राथमिकता देगा? तो ये देगा सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी कि जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग करके पढ़े ना, तो ये होता है सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है। प्रक्षेपी विधि का उदाहरण कौन सा है बताइए? तो प्रक्षेपी विधि का जो उदाहरण है ना, वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा और भी है जिसके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट है, टी अंक का सूत्र क्या है? टी अंक का सूत्र क्या है? तो टी अंक का जो सूत्र है ना, वो है टी इज इक्वल टू 50 + 10 x - m बटे आपका आ जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा में प्रभावी अधिगम का संवर्धन कर सकता है। कैसे संवर्धन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं विद्यार्थियों के अनुभव और उनकी सहभागिता को प्राथमिकता दे करके। ठीक है, तो 125 का आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सही क्रम है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो क्या है? तो पहला आपका आ जाता है संवेदी पेशी अवस्था, है ना, फिर उसके बाद फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड देन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सो पहला में तीसरा, फिर तीसरा के बाद आपका देखिए पहला में आपका तीसरा, फिर पहला, तीसरा पहला, फिर कौन सा, फिर दूसरा, फिर चौथा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत अवलोकन कहलाता है। व्यक्तिगत अवलोकन को हम क्या कहेंगे? तो व्यक्तिगत अवलोकन को हम बोलते हैं अंतर्दर्शन। क्या बोलते हैं? अंतर्दर्शन, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में की जाने वाली जो गलतियां हैं वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विद्यार्थियों के व्यवहार के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समस्या को पहचानने में क्या करती है? मदद करती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में निदानात्मक परीक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा अर्थापन सही है? बताइए, कक्षा में निदानात्मक परीक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा जो अर्थापन है वो करेक्ट है? तो कौन सा जो है अर्थापन करेक्ट है? तो ये सुधारात्मक अनुदेशन के लिए विद्यार्थियों की त्रुटियों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में प्रतिमान, रेखाचित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को कब प्रभावी बनाता है? तो हमने जो आंसर लिया था वो लिया था कभी कभी, यानी ऑप्शन ए को लिया था कि ये कभी कभी संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि इसमें जो है ना, व्यापम ने जो आंसर लिया है वो कौन सा लिया है? तो व्यापम ने लिया है डी वाला, अधिकांशता वाला, ये वाला। तो ये ठीक है, ये भी ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये भी लग रहा है। अधिकांशता यानी ज़्यादातर मामले में ऐसा होता है कि कक्षा में हम जो प्रतिमान, रेखाचित्र, आरेख वगैरह बनाते हैं तो वो संप्रेषण को प्रभावी बनाता है अधिकांशतः। तो लगभग सही है, दोनों सही है, बट ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये वाला लग रहा है ऐसे। तो इसी को ही व्यापम ने जो है आंसर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका सामान्य हिंदी का, और इसमें से देखते हैं निम्न में से शुद्ध अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई? तो इसमें से अशुद्ध जो शब्द है वो है मंत्रिमंडल, जिसमें ये त्रि जो आया ना वो छोटे की मात्रा आएगी, तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, यदि उ और ऊ के बाद उ और ऊ से भिन्न कोई अन्य जो स्वर आए तो उनके स्थान पर वह हो जाता है, तो यह विकार किस संधि में आता है? तो किस संधि में आता है? तो ये आता है आपका यण स्वर संधि, यानी कि 132 का क्या हो जाएगा? डी, यण स्वर संधि। ठीक है,
स्वर संधि तो है बट यण स्वर संधि में ये होता है, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो व हो जाता है, और ई के बाद आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। तो ये फॉर्मूला, इसका रूल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर ह्रस्व कंठ एवं घोष ध्वनि है, बताइए कौन सा है। तो ये है अ ये है जो मूल स्वर भी है, ह्रस्व है, कंठ है और घोष ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नायिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, वाक्य में से विभक्ति कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हमने जो आंसर लिया था वो क्या लिया था, हमने करण ले लिया था। ठीक है, थोड़ी सी डाउटफुल है, बट यहाँ पे करण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने बताया था कि करण से होता है ऐसा करके अलग, यहाँ पे ये वाला से या के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है करके। तो यहाँ पे ना व्यापम ने जो लिया है वो अपादान को लिया है, अलग अलगाव को शो कर रहा है ऐसा करके। तो ये व्यापम का आंसर यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक है, मेरे से भी गलती हो जाती है, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, है ना। और जब व्यापम से इतनी सारी गलतियाँ हो सकती है तो मेरे से भी स्वाभाविक है गलती हो जाती है, आई एक्सेप्ट दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने करण ले लिया था, बट करण से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका अपादान कारक है, तो ये व्यापम का आंसर भी है। ठीक है, तो इस बात को भी आप एक्सेप्ट करिए। तो मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, यहाँ पे एक तरह से अलगाव को भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेरणार्थक मैंने बताया था कॉजिटिव में हम ना कोई चीज को किसी दूसरे से कराते हैं, तो राम कोई काम कराता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि जैसे आप प्ले मतलब खेलना होता है ना, प्ले मतलब खेलना, और आप किसी को खिलाते हो, तो वहाँ पे मेक या मेक है, गेट है, ऐसे तरह के कॉजिटिव जो वर्ड होते हैं, प्रेरणार्थक जो वर्ड है ना, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, यूज करके बनाते हैं। जैसे प्ले मतलब खेलना, खिलाना का आपको वर्ड नहीं मिलेगा, तो मेक का यूज करके या गेट का यूज करके हम जो है इस चीज को कराते हैं। जैसे क्लीन मतलब साफ करना, तो साफ करवाना उसका क्या होगा, तो ये होता है पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्रेरणार्थक युक्त क्रिया का चयन करेंगे, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अलंकार में उपमान को हीन बताकर दिखाकर उपमेय का उत्कर्ष दिखलाया जाता है। तो ये किस में होता है, किस अलंकार में उपमान को हीन दिखाकर उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है। तो ये होता है का प्रतीप अलंकार। किस अलंकार में उपमान को हीन दिखाकर उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, तो आ जाएगा ऑप्शन ए प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार में ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फुल कौन सा संज्ञा है, फुल कौन सा संज्ञा है, तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, तो ये है आपका अतः प्लस एव करके, अतएव, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो है ना वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ना वो कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मैक्रो वायरस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस कर सूचना में बदलता है, जो लोगों के लिए उपयोगी होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप से किसका सबसे बड़ा मेमोरी स्टोरिंग क्षमता है? तो ये है ब्लू रे। ब्लू रे में ही है जो इन सबसे क्या है, ज़्यादा स्टोरेज क्षमता है। ठीक है, बाकी का अगर आप देखेंगे तो 25 से लेकर के 50 GB तक का स्टोरेज है, जबकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो है सॉरी, इसका जो है ना ब्लू रे का, ये है 25 तक का है, 25 GB से स्टार्ट होता है इसकी स्टोरेज क्षमता, है ना। और अगर ये डबल हम लेते हैं तो ये 50 हो जाता है, अगर हम ग्रुप में लेते हैं तो। ठीक है, और बाकी का अगर देखें तो बाकी का ना 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक होता है अधिकतम, जबकि इसकी स्टार्टिंग ही 25 GB से स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फॉर्मेट जोड़ा जाता है? तो इसमें से आ जाएगा उपरोक्त सभी, GIF, JPG और WAV, ये जो है सभी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सभी फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच की परत है। तो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच की जो परत है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं जीके का क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नंबर 1 बैंक है? तो जाहिर सी बात है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? तो किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया है 1854 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सम्मिलित किए गए हैं भाग 4A में। किसमें? भाग 4A में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो ये है सहारा मरुस्थल, जो सबको पता होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन है, यानी छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2019 के जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आज हमने कवर कर लिया है। और इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल एनालिसिस किया है कि इसका आंसर ये क्यों है, हमने ऐसा आंसर क्यों लिया है। इसके बाद भी देखिए, अगर गलती होना स्वाभाविक है, मेरे से भी गलती हो जाती है और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो सही भी है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी गलत है। एक आध दो क्वेश्चंस मेरे से भी गलती हो जाती है और कुछ क्वेश्चन सही भी है। व्यापम ने भी आप देखे होंगे कि किस तरह से लिया है, तो ये भी है, हो सकता है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सही भी है। तो मैंने जो एनालिसिस किया और व्यापम का जो आंसर है उसमें कुछ क्वेश्चंस में मिसमैच भी हुआ है और कुछ में एक आध क्वेश्चन में जैसा कि मैंने देखा तो उसमें मेरे से भी एक आध ठोक में गलती हो गई है शायद, ठीक है, और एक तो मैंने एक्सेप्ट भी किया है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने कवर कर लिया है और जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो। आपका मेन जो मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है और आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ग्रामर और जितने भी रूल रेगुलेशन है उनका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितना गलत है सही है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए आपका कॉन्सेप्ट, आपका नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।